हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। इसमें हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक के लिए। तो इसमें हम 50+ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों को इंक्लूड करा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। तो ब्रिटिश सरकार जब इंडिया में थी उस टाइम पे उनका ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। तो वो था हमारा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। जो लॉर्ड डलहौजी थे वो भारत के ब्रिटिश सरकार के ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। जो सती प्रथा का अंत हुआ और एक ठगी प्रथा भी होती थी, उसको समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय ने एक साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत करा था 1829 ईस्वी में, ठीक है। 1829 में करा था और ठगी प्रथा को भी इन्होंने समाप्त करा था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। जो अवध राज्य था, इसके स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था इनमें से। ये था हमारा सादत खां बुरहान उल मुल्क, ठीक है। इनका पूरा नाम है सादत खां बुरहान उल मुल्क। इन्होंने करी थी अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो कौन कौन थे वो जिन्होंने मीर कासिम तथा सिजाउद्दौला के साथ मिलकर एक गुट बनाया, त्रिगुट बनाकर अंग्रेजों के साथ युद्ध करा था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। तो वो कौन थे इनमें से, वो हो जाएंगे हमारे शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम और सिजाउद्दौला ने मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध करा, जो बाद में क्या हो गए थे, बक्सर के युद्ध में हार जाते हैं। अब देखिए, बक्सर का युद्ध कब होता है। बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। अंग्रेजी जो सेनापति थे उस टाइम पे हेक्टर मुनरो थे, ठीक है। हेक्टर मुनरो थे और यहाँ से त्रिगुट थे। त्रिगुट बोले तो सिजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और अंग्रेजी थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। इनके बीच में युद्ध होता है जिसमें हेक्टर मुनरो इन तीनों को हरा देता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जब प्लासी का युद्ध होता है उस टाइम पे मुगल सम्राट कौन थे। ये थे अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ठीक है। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। अब देखिए, प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध बक्सर के युद्ध से कुछ टाइम पहले हुआ था 1757 ईस्वी में, ठीक है। 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। इसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, सॉरी, ठीक है। एक सिजाउद्दौला थे, एक सिराजुद्दौला थे, तो इनके बीच में होता है जिसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, ठीक है। 1757 ईस्वी में ये युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके नेतृत्व में तो रॉबर्ट क्लाइव थे, तो इनका उत्तराधिकारी इनमें से कौन बना था। ये बना था लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स इनका उत्तराधिकारी बना था। अब देखिए, ये हमारे रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री से थे। अब कुछ और मॉडर्न हिस्ट्री के और क्वेश्चन है। देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। 1885 ईस्वी में होती है A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। A.O. ह्यूम के द्वारा होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो जब राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा है। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था 1904 का, ये किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा मतलब ICS
इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो जो भारतीय सिविल सर्विसेज है ICS, तो इसमें चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये मैं बात कर चुका हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। AO ह्यूम इनका पूरा नाम है। AO ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। इन्होंने करी थी 1885 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये मान के चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है AO ह्यूम को, ठीक है। AO ह्यूम को बोला जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो ऐसा कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वो हुआ था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का चयन हुआ था ब्रिटिश संसद के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए यहां पर आ जाते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। ये जो हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस थे समथिंग 15 क्वेश्चन तो हमने कर दिए हैं। अब देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? अब भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आता है हमारा मौलिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स हैं इसमें भाग 3 में, जो बेसिकली है मौलिक अधिकारों से संबंधित। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कितने अनुच्छेदों में है? ये हमारा 24, ठीक है। 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अभी के टाइम पे कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब देखिए 7वां मौलिक अधिकार कौन था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार ऑप्शन में दिया रहता है, तो वो सही आंसर होता है, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता। 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार अब हटा दिया गया है। अब देखिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अब यही क्वेश्चन में जो बता चुका हूं, अभी के टाइम पे कितने मौलिक अधिकार हमें मिले हैं? ये हैं 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश। तो मौलिक अधिकार क्या थे? मूल संविधान का हिस्सा था, ठीक है। जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार थे ये मूल संविधान के हिस्सा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो ये होता है मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार परिवर्तनीय है। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? तो देखिए बेसिकली उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार होते हैं इनका निलंबन कौन कर सकता है? तो इनका निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। अगला है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? जो मौलिक अधिकार हैं इनके बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। जो हाई कोर्ट है इसको है। अगला है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, ठीक है। जो मौलिक अधिकार होते हैं इनमें संशोधन कब किया जा सकता है? इनमें सिर्फ संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें किसके द्वारा किया जाता है पूछा है, तो ये बेसिकली किया जाता है संसद के द्वारा, ठीक है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, जो भारतीय नागरिक हैं इनको प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार हैं
इनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे मूल अधिकार का प्रवर्तन करना। ठीक है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन करना ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो भारतीय संविधान है इसके अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षण करती है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ये दे सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है ये है संसद को। ठीक है, संसद इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ये होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, हर आदमी फ्रीडम है, स्वतंत्र है, तो इन्हीं के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कौन कर सकता है? ये कर सकता है उच्चतम व उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्चतम और उच्च न्यायालय क्या कर सकते हैं? मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये थे पॉलिटी के 15 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो ज्योग्राफी के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। बेसिकली ये नदियों से रिलेटेड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अमरकंटक की पठार से तो निकलती हैं लेकिन ये परंतु क्या करती हैं? ये अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ये दो नदियां हैं, नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी ऐसी दो नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से तो निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ठीक है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा है नर्मदा की सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो ऐसी कौन सी नदी थी जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो ये थी कोशी नदी। ठीक है, कोशी नदी को पहले अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये बोला जाता है महानदी को। ठीक है, जो महानदी है इसको ओडिशा का शोक कहा जाता है। अगला है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो किस नदी का स्रोत है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी का स्रोत है जो इंदौर के पास स्थित जनापाव पहाड़ी है। ठीक है, जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो भारत के लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ल से लवण, ल से लूनी। ठीक है, लवण नदी, लूनी नदी। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात है इसका निर्माण करती है? तो ये है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख, ठीक है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? ये करती है हमारा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन में से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो इन तीनों में से एक है? ठीक है, ये तीन नहीं होंगे, बाकी एक होगा, इनसे अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी नर्मदा नदी जो बाकी इन तीन नदियों से अलग है, विशिष्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुअरी नहीं बनाती है? ये नहीं बनाती है महानदी। ठीक है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो जो शिप्रा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये है चंबल नदी की सहायक नदी।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? गोदावरी नहीं निकलती है। बाकी देखिए अभी हमने बात करी नर्मदा हो गई, तवा हो गई, ये सोन नदियां हो गई, ये तीनों कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है और तीनों ही अलग डायरेक्शन में बहती है। अगला क्वेश्चन है महानदी तथा नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? तो ये तीन नदियां कहां से निकलती हैं? ये निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इनमें से ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? ये करती हैं कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदियां क्या करती हैं? ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो ये थे गाइज आज के 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने तीनों फॉर्मेट के बारे में बात करी। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए आपको ये PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। 3-4 ही दिन अभी एग्जाम के बचे हैं तो अच्छे से मेहनत करो, रिवीजन करो। ठीक है, तो यार मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।